नॉर्मल मीडियम्स के रिफ्रैक्शन तो समझ नहीं आ रहा है। एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इमर्जेंट एंगल, ये थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंस, वेवलेंथ पे डिपेंडेंस, ये क्या क्या चीजें हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा, बस इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन टर्म्स का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो थोड़ी सी बेंडिंग दिखाती है, वो थोड़ा सा शिफ्ट दिखता है उसके पाथ में, और इसी बेंडिंग के प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यही रिफ्रैक्शन हम नॉर्मल दो मीडियम्स में पढ़ रहे थे, वो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था कि वो कितनी बेंडिंग हो रही है इस बारे में वो बता रहा था। यही रिफ्रैक्शन अब हमको देखना है एक ग्लास स्लैब में, एक स्पेसिफिक केस लेना है जिसमें आएगा एक ग्लास का स्लैब। ग्लास का स्लैब यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का स्लैब, और मटेरियल क्या है? ग्लास है। ये होगा हमारा ग्लास का स्लैब। स्लैब यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा। हमको इस ग्लास के स्लैब से रिफ्रैक्शन देखना है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि लाइट रे आएगी, बेंड होगी, और ये सारे काम होंगे। कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा आपके लिए ही कुछ लेने गए थे। लाइट रे आएगी, अगर कोई नॉर्मल मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, लाइट रे आई, नॉर्मल, लाइट रे आई, नॉर्मल बना, जाना इसको कुछ ऐसा चाहिए था। अगर ये रेयर है, ये डेंसर है, तो ये कुछ इधर बेंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक वही सारी चीज़ें यहाँ लगेंगी। जो जो रिफ्रैक्शन आप पढ़े थे, जो जो रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े थे, रिफ्रैक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? फर्स्ट लॉ था कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। सेकेंड लॉ था कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये सब आप जानते हो, और यही अब आपको यहां लगाना है। कहां? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। एक चीज अगर आपको शायद याद हो कि अगर डेंसर से रेयरर में कोई लाइट रे जा रही थी, डेंसर से रेयरर में, ये हमारी इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे ऐसी थी, जाना इसको कैसा चाहिए था? ऐसा सीधा। लेकिन यहां कुछ नॉर्मल, इसको कह रहे हैं नॉर्मल, ये जाना ऐसा चाहिए था, लाइट रे को जाना कुछ ऐसा चाहिए था, लेकिन यहां से बेंड होगा, बेंड होगा इसलिए रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं। बेंड होगा तो या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। किधर होगा? तो अगर ये डेंसर से रेयरर में आ रहा है, अगर से ये डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो ये होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ, नॉर्मल से दूर। और अगर ये रेयरर से डेंसर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए, तो ये होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। समझा रहे हैं अभी? टुवर्ड्स नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मीडियम ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और कोई मीडियम ऐसा है जिसकी डेंसिटी कम है, तो हम कम डेंसिटी वाले को कहेंगे रेयरर और ज्यादा डेंसिटी वाले को कहेंगे डेंसर। डेंसर से रेयरर अगर कोई आ रहा है तो वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगा, यानी ऐसा कुछ है, शिफ्टिंग इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। अगर ये बेंड होगा तो उसी को बेंडिंग कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। नॉर्मल हमारा कुछ ये है, यहां से अगर इधर बेंड हुआ, यानी कि नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ, इधर से इधर बेंड हुआ, यानी नॉर्मल के पास जा रहा है, नॉर्मल के पास जा रहा है, उसको आप कहोगे टुवर्ड्स नॉर्मल, उसको आप कहोगे टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहीं से अगर इधर शिफ्ट होता तो उसको कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे एक केस ले रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड वाला हमारा डेंसर है, फर्स्ट वाला रेयरर है। तो ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, जाना कुछ ऐसा चाहिए था, ये जाएगा कैसा? तो या तो इधर से, यहाँ से ये इधर बेंड होगा, या तो यहाँ से इधर बेंड होगा। किधर होगा? तो इंसिडेंट रे ये है, बेंडिंग अगर हो रही है तो बेंडिंग रेयरर से डेंसर आते समय, रेयरर से डेंसर आते समय, रेयरर से डेंसर आते समय टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल करने का मतलब नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल किधर है? इधर नहीं, नॉर्मल है इधर, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, तो यहां से नॉर्मल के तरफ,
यानी कि बेंडिंग कुछ ऐसी, ठीक है। यही अगर कुछ ऐसा होता कि ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है, यानी कि डेंसर से रेयरर में लाइट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे ये हो गई, यहाँ कुछ नॉर्मल, ये जाना इंसिडेंट रे ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा ना जाकर ये थोड़ा सा बेंड होगा। किधर बेंड होगा? तो ये नॉर्मल है। जब भी डेंसर से रेयरर, जब भी डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ शिफ्ट होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि यहाँ से इधर नहीं, ये टुवर्ड्स नॉर्मल और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना ऐसा चाहिए था। इधर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर शिफ्ट हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर शिफ्ट हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल से दूर, यानी कि ये बेंडिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये है टुवर्ड्स नॉर्मल और ये है अवे फ्रॉम नॉर्मल। इन्हीं दो चीजों का यूज करके हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखना है, यानी कि एक स्लैब है, ग्लास का स्लैब है, स्लैब है तो स्लैब बना लेते हैं भाई। ये हमारा कोई स्लैब है, ठीक, ये हमारा कोई ग्लास का स्लैब है, ठीक है। ये हमारा एयर फर्स्ट मीडियम, ये लास्ट मीडियम फिर से एयर, एयर बीच में ग्लास स्लैब और फिर ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये हमारी रे थी इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि कितने डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है, इतनी चीजें, ठीक है। यहां से अगर ये लाइट रे इधर चली गई तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अगर यहीं से हमारी लाइट रे इस मीडियम में आ गई, एयर से ग्लास में आ गई, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। आना तो इसको ऐसा चाहिए था, अगर बीच में कोई मीडियम नहीं रहता, अगर बीच में एक ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट रे सीधी आती और सीधी चली जाती, लेकिन बीच में अब ग्लास है, चीजें इतनी सिंपल नहीं है, चीजें अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई। बीच में एक स्लैब आ गया, स्लैब आ गया तो ये लाइट रे सीधी नहीं जाएगी, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट होगी, पाथ से थोड़ा सा बेंड होगी, बेंड होगी तो या तो ये इधर बेंड हो सकती है, ये ऐसा है, या तो ये इधर बेंड हो सकता है या तो इधर बेंड हो सकता है। किधर बेंड होगा ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ से कहाँ आ रहा है। अगर ये रेयरर से डेंसर आ रहा है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर ये डेंसर से रेयरर आ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ क्या है? एयर है, एयर से ग्लास स्लैब आया, यानी कि रेयरर से, अब कुछ भी हो, एयर गैस है, ग्लास स्लैब सॉलिड है, तो डेंसिटी इसकी कम और इसकी ज्यादा, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसको डेंसर और जिसकी डेंसिटी कम उसको रेयरर, तो रेयरर से डेंसर आ रहा है, डेंसर से फिर ये रेयरर जाएगा। तो अगर कोई चीज रेयरर से डेंसर आ रही है, फिर शिफ्ट होगी रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि यहां से ये शिफ्टिंग इधर होगी कहीं, ये नॉर्मल के तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। हम मान लिए कि ये शिफ्टिंग हो गई, जाना तो ऐसा चाहिए था इसको, लेकिन अब जा रही है ऐसा, ठीक है। ये हमारा पहला नॉर्मल था, ये नॉर्मल। अब यहां आया, इस रे को बोल रहे थे इंसिडेंट रे, इस एंगल को बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही ये नॉर्मल और इस रे के बीच में, ये रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। आर आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आर आर रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है। अगर ये इधर कहीं चला जाता तो रिफ्लेक्टेड होता, ये मीडियम चेंज हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड है। यहां ये एंगल कौन सा होगा? तो ये एंगल ऑफ आर होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ आई। नॉर्मल और नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ आर। यहां एंगल ऑफ आर क्या है? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो एंगल आई इक्वल में एंगल आर होता था, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता था, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे। ये होता था कहाँ, रिफ्लेक्शन में। ये हो रहा है कहाँ, रिफ्रैक्शन में। दोनों एक जैसा सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा कानों का इलाज कराइए। ये रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्लेक्शन था, तो यहां ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। कुछ लोगों को ये वर्टिकली अपोजिट दिखता है, वर्टिकली अपोजिट दिखता है, वर्टिकली अपोजिट भी नहीं है। कुछ लोग आते हैं कि ये एक लाइन, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये तब होता जब ऐसा कुछ होता, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, यहां वर्टिकली अपोजिट लग सकता है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो सकते हैं। यहां वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं है। ये एक रे तो है, एक लाइन तो है, लेकिन इधर सुनिएगा जरा, ये वाला एंगल किसके किसके बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ये वाला एंगल किसके किसके बीच में है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। अगर ये एंगल पूरा हम लेते, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा, ये पूरा एंगल, ये, तब ये दोनों बराबर हो सकता था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों कट कर रही है। ये और ये कोई एक लाइन नहीं है। आप किसको लाइन कहोगे, ये एक लाइन है ना, ये कोई लाइन है, आप इसको लाइन कहोगे, ये तो बेंड हो रहा है। तो वैसे ये बेंड हो रहा है, ये कोई लाइन नहीं है। अगर इसको कहते तब ये बराबर होता, तब यहां वर्टिकली अपोजिट वाला लगता। जिनको नहीं आया और बस इतना याद रखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट जैसा यहां कुछ नहीं है, एंगल्स बराबर नहीं होंगे। आते हैं, तो अब तक क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां फिर से सरफेस चेंज हो रहा है, फिर से सरफेस चेंज हो रहा है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से मीडियम चेंज हुआ यानी कि फिर से रिफ्रैक्शन, अगर फिर से रिफ्रैक्शन तो फिर से एक नॉर्मल, फिर से यहां एक नॉर्मल। अब यहां मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर, तो यहां भी बेंडिंग होगी। ये भी कुछ जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जाएगा नहीं, बेंडिंग होगी। बेंडिंग होगी किधर, बेंडिंग होगी डेंसर से रेयर आने समय बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जाना कुछ ऐसा चाहिए था, ये नॉर्मल की तरफ ना आकर नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगा, जाना कुछ ऐसा चाहिए था, ये इधर शिफ्ट ना होकर इधर कहीं शिफ्ट होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, यानी कि नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगा। अगर शिफ्ट हो रहा है तो एक और रे बनी, इस रे को कह रहे हैं इमर्जेंट रे। क्या है ये, इमर्जेंट रे। यहां एक और एंगल दिख रहा है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ ई। एंगल ऑफ ई क्या है, इमरजेंस एंगल, बात करेंगे अभी। एंगल ऑफ ई या एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल। यहां अगर आपको थोड़ा सा पता हो, दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। मैथ में आप पढ़े हो ये कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक वैसे ही अगर ये हम कहें नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल 2 है, इसको कह दीजिए नॉर्मल 1 और इसको कह दीजिए नॉर्मल 2। ये नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 और ये वाली रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अगर नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 को रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। कितने लोगों को समझ में आया? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे? तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? ये दोनों 90 पे है, दोनों 90 पे है यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ये कौन सा है? तो नॉर्मल 1। ये कौन सा है? तो नॉर्मल 2। ये नॉर्मल 2 और ये नॉर्मल 1। इन दोनों के बीच में एक रे आ रही है। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 दोनों के बीच में रिफ्रैक्टेड रे। एक हुआ एंगल आर, तो ये भी होगा एंगल आर। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर हैं तो यहां भी साइन आई बाई साइन आर आप लगा सकते हो। यहां साइन आई बाई साइन आर, यहां साइन आर बाई साइन ई, साइन ई। बस इसमें कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, अगर इसमें जितनी चीजें आपको दिख रही हैं बस इतनी ही याद रखनी है। जितनी चीजें दिख रही हैं, क्या क्या दिख रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, बस इतना ही और कुछ नहीं।
अगर आप चाहो तो इसकी थिकनेस लिख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक इसकी कुछ थिकनेस है, ये इसकी कुछ थिकनेस दी हुई है टी, टी इसकी थिकनेस है कुछ। यहां अगर आप देखोगे तो ये अगर बीच में कोई स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधी ऐसी चली जाती, सीधी चली जाती, यानी कि इसमें कोई बेंडिंग नहीं होती। लेकिन गई कैसी, ऐसे ना जाकर थोड़ा सा ये नीचे से अब जा रही है, जाना ऐसे चाहिए था, अब कैसे जा रही है, ऐसे। जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। जा कैसे रही है, ऐसे। यानी कि ऐसे ना जाकर थोड़ा सा नीचे से जा रही है। ये दोनों लाइंस असल में पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइंस असल में पैरेलल होती हैं। कौन कौन लाइंस, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ये एंगल आई और एंगल ई, एंगल आई और एंगल ई ये दोनों भी बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल ई ये दोनों बराबर होते हैं। ये चीजें बस इतना ही ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्शन होगा कैसे, अगर कोई बीच में स्लैब आ गया तो ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। जाना कुछ ऐसा चाहिए था, जाता कुछ अब नीचे से है, होता सेम डायरेक्शन में है, बस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये कुछ नीचे शिफ्ट हो गया, इतना शिफ्ट हो गया। ये शिफ्टिंग, अगर ये पतला स्लैब है तो ये शिफ्टिंग कम होगी, अगर ये मोटा स्लैब है तो ये शिफ्टिंग ज्यादा होगी। अगर यही स्लैब हम इतना लेते, यही स्लैब अगर इतना लेते तो यहां से आता, यहां जाता और यहां चला जाता, शिफ्टिंग हमारी इतनी हुई। और यही स्लैब अगर इतना है तो यहां आया, यहां गया, यहां चला गया, शिफ्टिंग अब इतने की है। पहली शिफ्टिंग इतने की, बाद की शिफ्टिंग इतने की, तो ये थिकनेस जितनी ज्यादा शिफ्टिंग उतनी ज्यादा, थिकनेस जितनी ज्यादा शिफ्टिंग उतनी ज्यादा। एक में ही गोज रहा है ना, काम चलाइए, थोड़ा बहुत दिक्कत है, काम चलाइए। यानी कि इस शिफ्टिंग भी कुछ चीजों पर डिपेंड करेगी। शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट किसके प्रोपोर्शनल है, शिफ्ट प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। थिकनेस आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे इस शिफ्ट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। थिकनेस अगर आप कम कर दिए इस शिफ्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यही शिफ्ट एक और चीज के प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, म्यू के। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पीछे के लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल में बात की है। ये जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इस शिफ्ट भी ज्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इस शिफ्ट भी कम। यही शिफ्ट प्रोपोर्शनल होता है इस एंगल ऑफ आई के। यानी अगर ये एंगल ऑफ आई ज्यादा है तो इस शिफ्ट भी ज्यादा होगा, और ये एंगल ऑफ आई कम है तो इस शिफ्ट भी कम होगा। ठीक, यही शिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। अब ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ है। किसके, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के। अब वेवलेंथ किसकी, तो उस लाइट रे की जो आ रही है, यहां से उस लाइट रे की जो आ रही है। जैसे अगर हम कहें कोई व्हाइट लाइट आ रही है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, अगर कोई ग्रीन लाइट रे आ रही है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, अगर कोई रेड लाइट रे आ रही है तो उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, तो उसके पास वेव भी होगा, और वेव होगा तो वेवलेंथ भी होगा। अब वेवलेंथ होगा तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी। आप वेवग्योर जैसा कुछ सुने होंगे, वेवग्योर जैसा, ये अरेंज ही किया गया है वेवलेंथ के ऑर्डर पे। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, यानी वेवलेंथ जिसकी कम उसका शिफ्ट ज्यादा, शिफ्ट जिसका ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, वेवलेंथ जिसका ज्यादा शिफ्ट उसका कम, वेवलेंथ जिसका कम शिफ्ट उसका ज्यादा, इन दोनों में इनवर्सली रिलेशन है। यहां से आप बता सकते हो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड की। अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो इसकी शिफ्ट सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम वायलेट की, अगर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम तो इसकी शिफ्ट सबसे ज्यादा। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा शिफ्ट किस में देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर की लाइट को। सो दैट्स ऑल फॉर शिफ्टिंग ऑफ
लाइट रे इन अ ग्लास स्लैब, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे इन अ ग्लास स्लैब. That's all for today. See you soon as possible.